हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सफ़र यूपीएससी। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। और जो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा तो देखना पड़ेगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 आने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आज लोग ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीज़न है जिसके कारण 98% एस्पिरेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। हालांकि पास 2% को ही होना है, बट क्या रीज़न है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की अच्छी तैयारी होने के बाद भी लोग प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। तो पहले हम लोग एक फैक्ट को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो हर साल यूपीएससी में करीब 11 से 12 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, और इसके 50% यानी कि 5 से 6 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। ठीक है। तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 12 से 13%, मतलब 12 से 13 गुना जो पोस्ट है, यानी कि इस बार अभी जो 2024 के लिए पोस्ट है वो है 1046 पोस्ट यूपीएससी ने निकाली है। तो इस पोस्ट का 12 से 13 गुना ही लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि अगर हम लोग इसको 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये समथिंग, सॉरी, 13,598 अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ आएगा। ठीक है। तो अगर 5.5 लाख एस्पिरेंट्स ही प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.4%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं 2% एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि हालांकि पूरे 100% एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी नहीं सकते, बट क्या रीज़न है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता होती है। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। तो हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो क्या रीज़न है जिनके कारण 98% एस्पिरेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखो, पढ़ते तो सभी है, मतलब कि मेहनत सभी करते हैं पढ़ने में, जितना टाइमिंग देना चाहिए, जितना मतलब अपनी जो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सभी पढ़ाई करते हैं, मतलब अच्छे से। बट ये जो चीज़ होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करना, जो कि टेस्ट के थ्रू ही हो सकता है, बहुत रेयर एस्पिरेंट्स करते हैं। वो लोग स्टार्टिंग सोचते हैं कि टेस्ट बाद में दे लेंगे, बाद में दे देंगे, और जैसे एग्ज़ाम पास आ जाता है और एग्ज़ाम पास आने के बाद जब प्रेशर बढ़ता है तो वो लोग टेस्ट को स्किप कर देते हैं और पढ़ते ही जाते हैं। उसका तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप खुद को एनालाइज़ किए बिना एग्ज़ाम में उतर रहे हो तो यार पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी तैयारी कर लो, बट खुद को एनालाइज़ तो करना पड़ेगा ना। खुद की गलतियाँ जाननी पड़ेंगी, और गलतियाँ आप टेस्ट के थ्रू ही जान सकते हो, बिना उसके आप नहीं जान सकते। देन सेकंड थिंग है रॉन्ग ओएमआर फिलिंग। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा गलती एस्पिरेंट्स करते हैं। हालाँकि ये चीज़ मुझे मतलब एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, बट उस टाइम प्रेशर ज़्यादा होता था, शायद ये चीज़ें स्टूडेंट्स को डरा देती है। इसलिए मैंने सोचा कि इन चीज़ों को हम लोग अब 2 महीने पहले डिस्कस करते हैं। देखो, मेरे टाइम पे भी ये चीज़ मुझसे गलती हुई थी कि ओएमआर फिलिंग में ना एक क्वेश्चन मेरे साथ जो आंसर मुझे जो फिल करना था वो गलत फिल हो गया था। तो इसके लिए आपको पूरा फोकस, आपको पूरा कंसंट्रेशन अपना उस पर करना पड़ेगा कि जो जिस आंसर का जो पॉइंट है, जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो पॉइंट है, जो आंसर है, आपको उसी पे ही सर्कल अपना बनाना पड़ेगा। दूसरे पे बनाने के बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपका वो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ पेशेंस ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन। देखो, होता क्या है कि जैसे देखो, हम तो आपको पता है कि हमारा प्रीलिम्स के 4 सेट में पेपर आता है ABCD। तो क्वेश्चन सेम रहते हैं, बट क्वेश्चन का जो साइकिल रहता है वो ऊपर नीचे हो जाता है चारों सेट्स में, क्योंकि आइट साइड के बच्चे चीटिंग ना कर पाए, एक दूसरे से पूछ ना पाए। ठीक है। तो होता ये है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बट जो सेट आपके पास आया है जिस क्वेश्चन पेपर का, उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे, या बहुत टफ पड़े, या फिर उस पोर्शन से आ गए जिस पोर्शन को आपने स्किप कर दिया था, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा, फिर आगे आपका पूरा पेपर ख़राब कर देगा। क्योंकि यार देखो, 10 क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि 90 क्वेश्चन अभी आपके पास हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वो 10 क्वेश्चन का आप अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हो, और उसका जो प्रेशर बढ़ता है ना, वो आपका बाकी के पेपर को ख़राब करवा देता है। तो अगर अगर ऐसे 10 के बगैर ऐसे 20 क्वेश्चन भी आते हैं उस पोर्शन से जो आपने नहीं पढ़े हैं, या फिर जो आपका वीक है, जो आपको नहीं बन रहा है, तो ये आपको अपना पेशेंस को नहीं खोना है, अपना कॉन्फिडेंट को बनाए रखना है। तो आपके पास 80 से 90 क्वेश्चन फिर भी रहेंगे अपने एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसका आता है ओवर अटेम्प्ट इन एक्साइटमेंट। तो एक चीज़ हमेशा सुनी होगी जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा,
एग्ज़ाम देने के बाद उनका कोई फ्रेंड आके बोलता है भाई मैंने तो पूरा एग्ज़ाम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मेरा तो क्वालिफाई ही होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसे जो भी लोग बोलते हैं उन लोगों का क्वालिफाई नहीं होता है। ये रियलिटी है। बाद में लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार सी सेट के कारण नहीं हुआ या वो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो एक्सक्यूज़ किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है। देखो अगर आपने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया, आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एक्साइटमेंट में अपने पेपर खराब नहीं करना है, ठीक है। आपको उसी पेशेंस के साथ कामली अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वो होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कि भाई आपको पता है कि आपका पेपर अच्छा जा रहा है, आप कट ऑफ लिमिट को क्रॉस कर चुके हो, बट उसके बाद भी वो लोग ये गलती करते थे कि भाई कट ऑफ लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, आपको पता है इतने नंबर आपके आ जाएंगे, तो आपको वहीं रुक जाना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई क्वेश्चन बचे हैं तो आप जिनके आंसर नहीं भी बन रहे ना तो कल आगे आते हैं, तो वो जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना वो आपके एग्जाम को खराब कर देती है। तो आपको ये नहीं करना, क्योंकि यार जो प्रीलिम्स जो है ना क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स एड ऑन नहीं होते हैं आपके पेपर में मतलब फाइनल लिस्ट में ना मेंस और इंटरव्यू के एड ऑन होते हैं, प्रीलिम्स के एड ऑन नहीं होते। हाँ अगर प्रीलिम्स के एड होते तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता कि आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें लेके आने हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो आप इसमें टॉप कर भी लोगे तो क्या कर लोगे, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे चलो सही भी हो गए तो आप प्लेस में टॉप पे क्या कर लोगे। भाई मेंस और इंटरव्यू को टाइम में ध्यान देना ना, बट अगर कट ऑफ लिमिट क्रॉस कर दी उसके बाद क्वेश्चन नहीं बन रहा है, टाइम बच रहा है, तो फिर आप जानबूझ के तुक्का लगा के अपने आप को प्रीलिम्स की रेस से बाहर कर रहे हो, अंदर नहीं कर रहे हो। अंदर तो आप ऑलरेडी हो चुके हो कट ऑफ लिमिट क्रॉस करके, बट ये गलती करना आप अपने आप को प्रीलिम्स की रेस से बाहर कर दो। और आपका पिछला एक साल तो खराब हुआ है, आने वाला एक साल और खराब हो जाएगा, उसके बाद एक साल एग्जाम का और खराब होगा, 3 साल आपके खराब हो जाएंगे। उसका होता है पैटर्न नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि एग्ज़ाम के बाद ना हमेशा बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मुँह से आप लोगों ने सुना होगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग फर्स्ट टाइम सुनेंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स यानी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स बोलते हैं पैटर्न चेंज हो गया। ये चीज़ हमेशा का है, ठीक है। मतलब जब से यूपीएससी चला आ रहा है ये चीज़ हमेशा स्टूडेंट बोलते हैं पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। मेरे टाइम पे भी ये चीज़ थी और आने वाले टाइम पे भी हमेशा ये चीज़ होगी, ठीक है। यूपीएससी पैटर्न कभी चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ ये होता क्या है, बट ये बात मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए कर ही नहीं रहा हूँ जो मेहनत नहीं करते और बोलते हैं पैटर्न चेंज हो गया। ये उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं या थोड़ी सी मेहनत करते हैं। देखो होता है कि आपने पिछले प्रीवियस से 3-4 साल के पेपर उठा के देख लिए और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने कि भाई इस पोर्शन से इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आपने उस हिसाब से पढ़ के चले गए। यूपीएससी ने अपने सिलेबस में कहीं से कहीं तक नहीं दिया है कि वो इस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा देगा, इस सब्जेक्ट का वेटेज कम देगा। ये यूपीएससी ने कभी नहीं बोला। जैसे लास्ट ईयर सीसेट में हुआ था तो यूपीएससी ने उसमें आपको बोल के नहीं रखा था कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक। उसके लिए सारे सब्जेक्ट इक्वल है, वो कभी भी किसी क्वेश्चन ज़्यादा कर देगा, कभी भी किसी क्वेश्चन कम कर देगा। आपको प्रिपरेशन सबकी इक्वल रखनी है। तो पैटर्न में होता है कि भाई चलो आपने पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देख लिए, किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसी पे फोकस किया कि चलो ठीक है इससे पर 25 क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं इसको करके आराम से इजीली क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो क्वालिफाई करने में मुझे हेल्प मिल जाएगी। बट उस पोर्सन से आपको 2-3 क्वेश्चन आए सिर्फ, तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपके लिए सारा सब्जेक्ट इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए भी सारा सब्जेक्ट और सारे एस्पिरेंट्स इक्वल है, किसी से दुश्मनी नहीं है उसकी, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को आपको इक्वली वेटेज देनी, इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, और इन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है एग्जाम की प्रिपरेशन में। इवन ये चलिए ये तो आपको प्रिपरेशन के ड्यूरेशन ध्यान रखना है, बट ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग जो स्टार्टिंग हम लोगों ने बोला था कि सबसे बहुत इम्पोर्टेंट आपको चीज़ वीडियो क्लास में मिलेगी, वो है कि यूपीएससी का जो गेम है ना वो बहुत ईजी है, और अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप फिल्म्स को बहुत ईजिली क्वालिफाई कर पाओगे। और इस चीज़ को हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, तो अगर आप जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जाकर देखिए। बहुत ईजी चीज़ है, और साथ उसके बाद आप लोगों को लगा कि आप यूपीएससी को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो यूपीएससी का फिल्म्स। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर इट।